अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का किस्सा हुआ पारीना। पीडीएम हुकूमत भी घर चली गई और निगरान हुकूमत का दौर भी खत्म हुआ। मगर हैरत यह है कि जमहूरी और मुंतखब हुकूमत होने के बावजूद कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस लाए जाने की रिवायत अभी भी बरकरार है। आज कौमी असम्बली में 7 कवानीन के ऑर्डिनेंस की तौसीक कर दी गई। ऑर्डिनेंस पास होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस मुल्क को बेचने के लिए है। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तस्वीर ले लो, इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। जबकि हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह और नवीद कमर ने भी अपोजिशन से इत्तेफाक करते हुए ऑर्डिनेंस पर सवाल उठा दिए। ऑर्डिनेंस से नहीं चलती जी, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। Serious reservations on the content of those ordinances. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। इन एतराज़ात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन से कहा कि IMF को चिट्ठियां लिखने और GSP प्लस स्टेटस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, अर्ज करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। सिचुएशन ये है कि कभी बर्फ पिघलती है तो कभी बर्फ की तह दर तह जम जाती है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुफाहमत की बातें सुनाई तो देती हैं, मगर हुकूमत कायम हुए 11 दिन गुजर गए मगर अभी तक ना तो हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दी गई और ना ही अपोजिशन की तरफ से खैर सगाली का पैगाम भेजा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया और ऐसा तासुर दिया गया कि दोनों मुतहारिब सियासी क़ुव्वतें अब एक होने वाली हैं। मगर FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शेर अफजल मरवत को तलब किया जाना और शानदाना गुलजार के खिलाफ भी FIA में इंक्वायरी रजिस्टर्ड होने से मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत को हवा देने की कोशिश ही की गई है। अब JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद यानी ईद के बाद वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, जबकि कई सियासी रहनुमा ये इंदिया दे रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के माबैन सियासी चपकुलिश में शिद्दत आ सकती है। मईशत से लेकर सियासत के अदम इस्तेहकाम समेत हुकूमत मुतादिद चैलेंजेस में घिरी हुई है। ऐसे में अवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? अवाम को रिलीफ देने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाना ज़रूरी है, मगर सवाल ये है कि मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर कैसे लाया जा सकता है। इस पर हमने दावत दी है। 2 बड़ी सियासी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब और उनके साथ साथ शौकत यूसुफ जई साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है इख्तलाफ राय भी होगा, लेकिन हमने जो मौज़ूआत चुने हैं इस पर इनकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं राना एहसान अफजल साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। आप लोगों की 2/3 अक्सरियत भी हो गई, हुकूमत भी आ गई, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अब हर मरहले में ब्लैकमेल होना शुरू हो गए हैं। पहले चेयरमैन इरसा का मामला था और उसके बाद आज हमने देखा कि ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमाओं ने बैक फायर किया है बाकायदा। तो ऐसा लग रहा है कि आपके मामला कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ गई? कोई नई ऑर्डिनेंसेस मुतारिफ नहीं कराई गई, पुरानियों को जो है उनकी तौसीह की गई है। डेफिनेटली अगर वो लैप्स हो जाती तो जिन चीज़ों के ऊपर वो थी तो वो कवानीन इन दी एयर हो जाते। तो मैं एग्री करता हूँ कि असेंबली का काम जो है वो बिल्स पास करना है, लेजिस्लेशन करना है और बेहतर है कि असेंबली के थ्रू अब ये जो तौसीह मिल गई है, आई एम श्योर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिन पे वो ऑर्डिनेंस आई थी असेंबली में जो है कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी ताकि फिर फर्दर जो है वो तौसीह ना देनी पड़े इन ऑर्डिनेंसेस के ऊपर। बहरहाल देखें, जहां तक मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी भी है कि जो जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं, बासमेत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। उन्होंने हर इलेक्शन में जो पार्लियामेंट में हुआ डिप्टी स्पीकर से स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा लिया और मामला आगे बढ़ रहे हैं। KPK के वजीर आला भी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिले
तो इसी तरह होता है, एक्सेप्टेबिलिटी एक दूसरे की बढ़ रही है और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सही। तो शुरू में जो लोगों की शिकायत थी, वो जो उनके रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो वहां जाके अपना आहिस्ता आहिस्ता वो मामलात लेके जाएं, क्योंकि वो रिलेटेड ही नहीं है हुकूमत से। मैं इलेक्शंस के सिलसिले से बात कर रहा हूँ, तो वो प्लेटफॉर्म ईसीपी है, ट्रिब्यूनल्स हैं। तो बाकी देखें, ऑपोजिशन एहतजाज करे, वो उनका हक है, पुरअमन करे, बेहतर है, और मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने मेरे सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये दूसरा मामला है कि आपकी मुखालिफत कर रही है बड़ी खुल के। वो उसके ऊपर बड़ी सिंपल सी बात है, इरसा के ऊपर ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सूबों को भी रिलेट करता है, तो उसके अंदर बेहतर होता कि हम मुशावरत पहले कर लेते इरसा का चेयरमैन लगाने, लेकिन जब उन्होंने पॉइंट आउट किया तो हमने वो वापस ले लिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत मुशावरत से चलेगी और कोalition पार्टनर्स की रजामंदी से चलेगी। तो वो अगर हमने कहीं तेजी दिखाई तो अब अच्छी बात है, वो करेक्शन कर दी। अब आपस में जब आप मिलके चलते हैं तो इसी तरह होता है। कोई अगर सही है, हमने कहीं इतनी ज्यादा गलती तेजियां ना दिखाएं, कोई दूसरी पार्टी भी फरीक भी बन सकता है, उसमें हिस्सेदार भी बन सकता है। शौकत यूसुफ साहब, मुझे बताएं कि एक तरफ तो जाहिर है कि आप लोग बातचीत करके आए, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, और यूं एक तासुर मिला कि कुछ चीज़ें बेहतर होने जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम विफाक के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे, हुकूक के मामले पे उन्होंने बात की है। लेकिन आज असद कैसर साहब का बयान नज़र से गुजरा है, वो कहते हैं कि अब मुफाहमत नहीं मज़ाहमत होगी। आप लोगों की पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, दो चीज़ें हैं ना। एक तो सियासी तौर पे बात है कि हम समझते हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ जो एहतजाज है वो तो जारी रहेगा। ज़ाहिर है जब तक हमारे ग्रीवेंसेस दूर नहीं होती तो सिर्फ बातचीत और अच्छी बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। और दूसरी तरफ आप देखें, इंतकामी कार्रवाई जारी है। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA का केस लाना इस मौके के ऊपर, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अजीब सी सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर कि अगर पंजाब के अंदर एहतजाज भी हो तो एहतजाज पे भी मतलब लोगों को लाठियां बरसाई जाती है, उनको जेलों में डाला जाता है, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो मतलब ये कि सियासत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है ना, और ये जो बर्दाश्त है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ हुकूमत है। अब ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर अगर मिला है तो वज़ीर आला की हैसियत से मिला है, और वो पहले से डिसाइड हुआ है सूबे के हकूक़ के हवाले से बात होगी तो वो प्राइम मिनिस्टर से बात होगी। गो कि हम समझते हैं कि ये नाजायज़ हुकूमत है, हमारे मैंडेट चुरा कर बनी है, लेकिन ज़ाहिर है सूबे के हकूक़ की बात है तो हम किसी सूरत में सूबे को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम के मैंडेट को हम सही तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी, लेकिन सियासी तौर पे अगर वो कोई दौरा करेंगे, सियासी तौर पे अगर कोई उनकी एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें वज़ीर आला शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा, यानी आप लोग सिर्फ इसको प्रोफेशनली डील करेंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, उसके अलावा आप लोग बातचीत नहीं करेंगे? देखिए इस वक्त जो है ना, मैं आपको बताऊं कि 1500 अरब रुपए से ज़ायद हमारा इस वक्त मकरूज है वफाक। वफाकी हुकूमत जो है वो 1500 अरब रुपए से ज़्यादा मकरूज है। अब ये पैसा जब तक नहीं देंगे तो सूबे में मुश्किलात रहेंगी। तो हम चाहते हैं कि चूंकि पहले फाटा हमारे साथ नहीं था, अब तो फाटा भी सूबे का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो सबसे प्रायोरिटी हमारी वो अमन अमान का क़याम है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ। इसका जो वो है लाइन सूबे के तौर पे रहा है हमेशा। हमारी कोशिश है कि सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान की रसाई होगी तो तब जाके हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और आगे तरक्की करेंगे। जब तक यहाँ अमन होगा तब ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी अमन अमान की क्या है, इसके लिए डेफिनेटली हमें फंड की ज़रूरत है या तरक्याती काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम शहबाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है कि जी हमारी मुश्किलात को देखें, और आप अमन की और उसकी बात करते हैं मुफाहमत की, तो मुफाहमत तो तब होगी जब आप सियासी कैदियों को रिहा करेंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप सूबों के हकूक़ को तस्लीम करेंगे, दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना चोरी करने के बाद आप कहें कि जी खैर अब आप बैठ जाए हमारे साथ।
ठीक है, तो बहुत सारी ठीक चीजों है। पे आई हमारे आई गॉट योर पॉइंट यूसुफ ज़ई साहब। मुझे इन्वॉल्व करना है राना एहसान साहब को भी, लेकिन मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन मैं वो करना चाहूँगी। मैं पहले राना साहब को इन्वॉल्व करूँ। राना एहसान साहब, ये क्या मामला है कि वो भी आप लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, और आप भी कहते तो हैं कि हम, वो कहते हैं ना, मिसाके मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ FIA में गए हैं आप लोग, फिर शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ गए हैं, ये इस तरह तो नहीं चलेगा। देखें, इसके अंदर जो शंदाना साहिबा की आपने बात की वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज साहिबा के ऊपर कि जो एक कारकुन की डेथ हुई, उसकी कोई ऑडियो कॉल है जिसके अंदर मरियम बीबी कह रही हैं कि उसको और रोक दो गाड़ी के नीचे, या कुछ इस तरीके से उन्होंने कोई बयानबाजी की और मीडिया के सामने की। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे लगाया है, तो फिर उनको वो साबित करना चाहिए। तो उस मामले के ऊपर जो है वो FIA इंक्वायरी कर रहा है। देखें, हमें जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो रहना चाहिए, वहां हमें इस चीज का लिहाज करना चाहिए कि हम प्रोपोगेंडा ना करें, और जो एक कह लें कि ऑलरेडी एक पोलराइज्ड माहौल है उसको हम फर्दर पोलराइज ना करें। तो मैं समझता हूं कि अगर के पास ऐसा कोई एविडेंस हुआ जो जिसका वो क्लेम कर रही है, तो बेहतर है, वो वहां जमा करा देंगी, तो वो मामला जो है उनके फेवर में हो जाएगा। और ठीक है। अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है और वो झूठ बोल रही थी, तो फिर वो उनको जो है कानून के आगे, कानून के मुताबिक जो है वो फेस करना पड़ेगा मामलात को। लेकिन हमें इस चीज का इससे गुरेज करना चाहिए ना कि हमने ये एक रवायत ही कायम कर ली है कि आप जो मर्जी ऑल पॉल इल्जामात लगाएं, मीडिया के ऊपर लोगों की इज्जतें उछालें, प्रोपेगेंडा करें, लोगों में नफरत के बीज डालें, और आप ये समझें कि पहली बार इससे वैसे नहीं हो रहा है राना एहसान अफजल साहब, आप लोगों की तरफ से भी बड़े इल्जामात लगते रहे, लेकिन मैं कमिंग बैक टू शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये क्या मामला है? आप लोगों की जमात को अवाम ने पसंद इसलिए किया था कि एक नारा था कि आप लोग मौरूसियत के ख़िलाफ़ हैं। आपने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया है, आई एम सॉरी, उसमें हमने देखा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो नेशनल असेंबली की सीट छोड़ी है अपनी जीती हुई, उस पर उन्होंने अपने भाई को नामजद कर दिया है। कैबिनेट पूरी उठाकर देख लें, किसी भांजे को, किसी भतीजे को नवाजा गया, फिर ये भी डिटाई है उस पर कि मेरिट पर हैं। तो मुझे बताएं कि मौरूसियत तो आपकी जमात में अब अंदर तक चली गई है, आप तो वही काम कर रहे हैं जिस पे दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते थे। देखिए, इस तरह नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा है, जैसे DA खान का इशू है। DA खान में ज़ाहिर है वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, फिर फैसल करीम कुंडी है। ये बड़े स्ट्रांग होल्ड लोग हैं और इनका मुकाबला करने के लिए डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। तो पहले से जो जिसको टिकट मिला है उस पे अली अमीन साहब ने लड़ा है इलेक्शन। आपको पता है फैसल जो है वो पहले सूबाई असेंबली का मेंबर रह चुका है, उसकी सीट पे अभी अली अमीन चुके हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया था। लिहाजा जब ये उन्होंने अपनी सीट खाली की तो उनको दी। तो ये वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक पार्टी का फैसला है, कोई ये नहीं कि अली अमीन का ज़ाती फैसला है और अली अमीन ने ज़ाती फैसला PTI में नहीं चलता। डेफिनेटली कोर कमेटी होती है हमारी और उसमें ये फैसला होता है कि क्योंकि जीतना भी होता है लेकिन ना, आपकी सिर्फ खड़ा जमात में नहीं बड़े बड़े करना होता काबिल है। लोग हैं, बहुत सारे आपकी जमात में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल। फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था इन जनरल इलेक्शंस में। बहुत सारे वकला है, मैं नाम लिस्ट में आपको बता सकती हूँ, लेकिन वो जीते हैं। केस टू केस उनका है कोई ना। कद काट भी नहीं था पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा। ये ना हमें बड़ा इल्जाम लगाया जाता था कि इमरान खान हेलीकॉप्टर में जाते। राना एहसान साहब, मुझे बताएं कि ये क्या मामला चल रहे हैं आप लोगों के? अभी आप लोगों ने हुकूमत चलाना शुरू की है और ऐसा मालूम होता है कि बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो सर पे आन खड़ी हुई हैं। अब IMF का वफ्द भी यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को बहुत मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। क्या किसी तरीके से कोई भी ऐसा पोर्शन रखा गया है कि जिसमें IMF इतना दबाव ना डाले कि आप लोगों की सियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए अवाम की नज़र में? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जो खुशखबरी है वो ये है कि अभी जो तीसरा जो आखिरी ट्रांच के लिए डायलॉग जारी है वो बड़ा खुश उसलूबी से हो रहा है, और टारगेट्स जो सेट किए थे स्टैंड बाय एग्रीमेंट में वो मीट हो रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उसको ये ट्रांच मिलने जा रही है। तो सबसे अच्छा। पहले तो ये एक पॉजिटिव जो है वो। बाकी डेफिनेटली हमें एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना है जो कि 3 साला प्रोग्राम होगा,
उसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करने हैं और मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करने हैं, लेकिन इस चीज का बिल्कुल इदराक रखा जाएगा और इसको इंश्योर किया जाएगा कि जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, जो अवामी रिलीफ के प्रोग्राम्स हैं, जहां जो मुतासिर तरीन तबका है महंगाई की सूरत में, उसको जो है वो उसको भूला ना जाए, उसका ख्याल रखा जाए। और देखें, बात ये कि जब आप मईशत को फिक्स करने जाते हैं तो आप अभी जो ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं, एक तो रुपया मुस्तहकम है, ये एक खुशाइन बात है। दूसरा, महंगाई की जो शरह है वो नीचे की तरफ आ रही है। यही महंगाई 34% को छू गई थी, अभी पिछले महीने ये 23% पे आई है। मैं मंथली इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन तो लेकिन ये जब आप पॉजिटिव आईएमएफ के साथ मुआहिदा करेंगे और जैसे कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा होगा, उसके नतीजे में जो महंगाई की शरह बढ़ेगी उस पर काबू कैसे पाएंगे? बहरहाल इसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, फरमाइएगा, सवाल मैं छोड़ के गई थी आपसे कि आप अभी कह रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हम लोगों की आईएमएफ के साथ बातचीत हो जाएगी, और आपकी बात से लग रहा है कि तकरीबन हो ही गई है। तो एनएफसी अवार्ड्स में जो फंड्स हैं उस पर भी आईएमएफ ने आपको कहा कि वो कम करें, आपने सिरे से इनकार कर दिया, आपकी गवर्नमेंट ने, कि वो हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद भी कुछ चांसेस हैं इसके स्मूथ चलने के? देखिए, आईएमएफ ने कोई उसके ऊपर जिक्र, देखिए आईएमएफ आपके ऊपर उन्होंने इस तरह कोई बाइंडिंग बात नहीं की थी। उन्होंने इस चीज के ऊपर जिक्र किया और उसके ऊपर हमारा जवाब जो है वो देखें, सबसे पहले तो ये कोalition हुकूमत है, तो कोalition मिलके ऐसा फैसला करेगी जिसमें आपको कोई आईनी तरमीम की जरूरत है, और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन है। बाकी देखें, जो एनएफसी अवार्ड्स हैं उसके खाली ये तरीका नहीं, आप आईएमएफ के अंदर जो सूबाई रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उसके ऊपर भी बातचीत जो है वो हो रही है, और जो सूबे हैं वो अपना जो बजट का सरप्लस होता है, जो अपने अखराजात सारे मुकम्मल करने के बाद जो डेवलपमेंट के अखराजात भी जो बच जाता है, वो ऑलरेडी वो वफाक को सरेंडर कर रहा है। तो अगर एनएफसी को अगर हम ना भी चेंज करें तो उसको बढ़ाया जा सकता है कि अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन सूबे अपनी बेहतर करें और जो सरप्लस है उसको फर्दर और मजीद सरेंडर कर दें। तो इस तरह तरीकाकार है कि जहां आपको एनएफसी को छेड़े बगैर आप आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट है कि सूबे जो हैं वो अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन में ज्यादा किरदार अदा करें और वफाक के पास ज्यादा फंड्स आए, तो और भी तरीके हैं कि जिससे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो वो इन तरीकों से हम उनको कन्विंस कर लेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। और देखिए, बात ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कोalition के इत्तेफाक में है, और हम समझते हैं, और इसका हमें और वो सेंसिटिविटी का भी फिलहाल तो अंदाजा है। होता हुआ दिखाई नहीं देता है। शौकत यूसुफ साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे, जो हुकूमत ने आईएमएफ की ये जो भी एक बाइंडिंग थी या यूं कहेंगे कोटेड बात थी रिगार्डिंग एनएफसी अवार्ड्स, इसका आप खैर मकदम करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये आईएमएफ की तमाम शराइत मान चुके हैं। इन्होंने किसी की शराइत से रेजिस्ट नहीं किया है। ये तो ये जो हमारी इतलात के मुताबिक आईएमएफ ने जो इनसे कहा, ये इन्होंने सर तस्लीम खम किया, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जी महंगाई की शरह में कमी आई, तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई है, क्योंकि ना तो बिजली की कीमत में कमी आई है, ना दाल की कीमत में कमी आई, ना आटा सस्ता हुआ है, ना घी में सस्ता हुआ है, ना सब्जियां सस्ती हुई, ना फल नहीं, सस्ता वो हुआ है। पता नहीं रिलेटिवली कौन वो सी चीज 2% सस्ती की हुई। बात कर रहे हैं जो कम दिखाई गई है रिपोर्ट्स में। नहीं पता, मैं रिपोर्ट तो आती रहती है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आम लोग जिसको फेस कर रहे हैं ना। अब ये तो आदाद व शुमार का गोरख धंधा है ना। हम कहते हैं कि ये महंगाई की शरह कम हो गई, महंगाई, अब इस पे तो खुश नहीं होना चाहिए ना। अवाम को देखना चाहिए कि अवाम इस वक्त क्या महसूस कर रही है। अवाम इस वक्त जो है ना घुटन महसूस कर रही है। कोई सब्जी नहीं खरीद सकता, कोई खाने पीने की अशिया नहीं खरीद सकता, रमजान भी है, ऊपर से अब गर्मियां आ रही हैं, फिर बिजली महंगी हो जाएगी। तो ये जो है ना आगे जाके हालात बहुत टफ आ रहे हैं, और मैं ये चाहता नहीं, हूँ, तो इन हालात में तो मेरी फिर ख्वाहिश है। ऑपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए यूसुफ जई साहब। ऐसे हालात में तो फिर आपको नहीं, लेटर्स नहीं नहीं। लिखने चाहिए, ऐसे हालात में तो फिर आपको बयानात सख्त नहीं देने चाहिए, आपको तो मिसाके मईशत करना चाहिए फिर। देखें, लेटर की बात तो ना की जाए। लेटर में कोई ये नहीं कहा गया कि जी आप
पाकिस्तान को पैसा ना दें या पाकिस्तान को कोई मदद ना करें, इस तरह की कोई बात तो नहीं है उसमें। उसमें तो जब IMF की टीम आई थी इमरान खान से और उन्होंने कहा कि जी आप गारंटी करें, तो खान साहब ने कहा था कि मैं तो गारंटी करता हूँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन आप मेहरबानी करें कि ये गारंटी करें कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए। तो ये बात तय हुई थी। उसके बाद जब ये इलेक्शन हो गए, जो नताइज आए, तो उस पे खान साहब ने उनको कहा कि हमने तो आप गारंटी कर दी थी, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया फेयर एंड फ्री इलेक्शन का। तो इसके अलावा जो PTI का मौक़िफ़ वो ये है कि IMF जो भी पैसा दे, वो उसकी निगरानी ज़रूर करे कि वो पैसा पे खर्च हो जाए, क्योंकि कर्ज़े पे कर्ज़े चढ़ रहे हैं। आगे कोई फ़ायदा वो तो हमें रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई रोशनी नज़र आ रही है। क्योंकि जो भी आता है, अब देखें ये कुछ अरसे रहेंगे, 1.5 साल पहले क्या सूरत-हाल थी मुल्क अच्छा, की, ये कुछ अरसा आज क्या सूरत-हाल है। ये कुछ अरसा सारा रहेंगे आपके बकौल? ये यानी ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ अरसा रहेगी? देखिए ये तो मेरे ख्याल से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही जा सकती है, आगे तो नहीं जाएगी ना, अगस्त, क्योंकि जो सख्त सितंबर, गर्मी के अक्टूबर मौसम में ये साल ज 2024 की बात कर रहे हैं आप यूसुफजई साहब? जी। वजह मैं बताऊँ ना, वजह ये है कि इनके जो हरकत है, इनकी जो तौर तरीका है, वो डंडे वाला शुरू हुआ है कि आप पंजाब में सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे PMLN ने हुकूमत बना ली है, जायज़-नाजायज़ तरीके से। लेकिन वहाँ पे जो है ना, किसी पॉलिटिकल वर्कर को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। वो कोई अपनी बात वहाँ पे खुलकर कर नहीं सकता है। उसके ऊपर लेकिन फ़ौरन जो है ना मुकदमे यूसुफजई दर्ज साहब, आई होते हैं। हैव टू स्टॉप आपको यू पता हियर। उसकी वजह ये है कि ऐसे हुकूमतें नहीं जाया करती हैं। इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, हुकूमत नहीं गई थी घर। आप ये किस बिना पे कह रहे हैं कि ये सितंबर अक्टूबर में चले जाएंगे? ना ये कोई सियासी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जी सियासी पार्टियां निकलेंगी और एहतजाज करेंगी। मैं सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। जो तंग लोग हो जाएंगे ना, जो महंगाई से, जो अवाम तंग होंगे, वो सड़कों पे आएंगे। वो फिर ना इनका गोली रोक सकेगी, ना इनका डंडा रोक सकेगा। वो फिर सीधा के सीधा ये अल्लाह खैर करे। मैं हमें तो देखो, हम तो चाहते हैं कि मुल्क चले, हम चाहते हैं कि इस मुल्क पे अमन आए, लेकिन बदकिस्मती से जो लोग आए हैं इस वक्त इक़्तिदार में, वो तो फिर चले जाएंगे। चलिए, अगर मुझे यहाँ पे थोड़े से भी इस हालात पे खराब मुझे जो हुए है ना वापस राना एहसान अफजल साहब का मौक़िफ़ भी चाहिए, शौकत यूसुफजई साहब। लेकिन छोटा सा सवाल ले ले, अगर ये लोग चले जाएंगे बकौल आपके कि इसी साल में चले जाएंगे, तो कौन आएगा फिर? यूसुफजई साहब, जी जी। मैंने कहा आपके बकौल अगर ये चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा? मैं आपको बताऊं कि जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते, आप अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, अगर आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे तो अवाम भी तस्लीम नहीं करेगी इनको। इसलिए कि अवाम कहेगी कि जी आप आगे हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, 1.5-2 साल पहले भी मुसल्लत रहे, अभी फिर मुसल्लत हो गया। आपने कहा हम डॉलर को नीचे करेंगे, पेट्रोल की कीमत नीचे लाएंगे, तो कहाँ है? दूसरी बात यह कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के जो इशू हमें बार-बार छेड़ा जा रहा है, हमें बताया हमने तो ये कारनामा किया, वो पीपल्स पार्टी बैठी है इनके साथ। अब वो प्रेशराइज़ करेगी इनको कि जी करें, मुआहदा इम्प्लीमेंट करें, तो PMLN तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि अमरीकी दबाव में है। ये तो कभी भी उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो होगा क्या? ये तो पहली बात ये कि आपस में नहीं चलेंगे। इनको तो जरदारी साहब ने जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गए। अब तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये लोग मज़ीद इनको चलाने में कोई हाथ दे, क्योंकि वो भी बड़े सियाने हैं। उन्होंने देखा कि 2-3 महीने जो है ना, हम हुकूमत से बाहर ही रहे, हालात देखते हैं कि ये चलती भी है कि नहीं चलती। जब इत्तेहादियों को यकीन नहीं हो रहा, तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? चलें, वेरी फिर अवाम जो है ना, इंटरेस्टिंग यूसुफजई साहब। मैं राना एहसान अफजल साहब आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। आपकी तो हुकूमत भी जा रही है। यूसुफजई साहब, आप कुछ कह रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं? चंद एक यूटिलिटी स्टोर बना के और चंद एक गाड़ियों में आटा तकसीम करके नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के, इससे महंगाई में कमी नहीं आएगी। लोग परेशान हैं, ये फील करें। चलें, गॉट यू पॉइंट। मैं चाहूंगी राना साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। राना साहब बताइएगा, आपकी हुकूमत भी जा रही है और आपके इत्तेहादियों को आप पर एतमाद नहीं है। वैसे ये तो ज़बान ज़द आम है, इस पे क्या रिएक्शन है? आप वाकई जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि जो PTI का 3.5-4 साल का दौर था, उसमें ईरान पाइपलाइन पे इन्होंने कितना काम किया। लेकिन दूसरी बात ये कि महंगाई जो है, वो IMF को खत लिखने से भी कम नहीं होगी। महंगाई जो है, वो GSP प्लस स्टेटस के ऊपर इनके सोशल मीडिया के ज़रिए 4 से 5 हज़ार ईमेल्स भेजने से भी कम नहीं होगी कि GSP प्लस स्टेटस इस मुल्क का ख़त्म हो जाए। आज इन्होंने जो है, वो IMF के दफ्तर के बाहर
इन्होंने अमेरिका के अंदर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो उससे भी कोई कम नहीं होगी। तो ये तो मुल्क के खिलाफ जो है, मुल्क की मफाद के जो अंदर चीजें हैं उसके खिलाफ बढ़ रहे हैं। तो IMF सब जानते हैं इस वक्त जरूरत है, इस मुल्क को उसकी जरूरत है, लेकिन इनके प्लान फ्लॉप होंगे। देखिए बात ये है, ये तो अब हुकूमत को हर रोज भेजेंगे, लेकिन खुद ये जो है इनको पता है कि अब इनका रोल ऑपोजिशन के अंदर है और इनकी कोशिश है कि हम किसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएं और मईशत जो है वो बैठ जाए। लेकिन इनके प्रोग्राम बिल्कुल जो है वो पूरे नहीं होंगे। हमारा बहरहाल हम अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी नीयत अच्छी है। हम चाहते हैं कि मुल्क को हम इस माशी दलदल से निकालें, तो हम पुरुमीद हैं कि हम इन चीजों ये के एक ऊपर पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है ना राना एहसान अफजल साहब कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके चेयरमैन आपकी साबिका हुकूमत में वज़ीर खारजा रहे हों, वो आप लोगों से कोई ओहदा ही शेयर नहीं कर रहे हैं, वो बोझ भी नहीं ले रहे हैं। तो ये हाउ कम, आप कैसे सरवाइव करेंगे? देखिए बात ये है कि हमने तो स्टेप अप करना था ना अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। हमारी जो है सबसे ज्यादा नंबर थे और हम लीडिंग पार्टनर हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी एक अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इसी उम्मीद पे हैं कि कोalition पार्टनर साथ देंगे और हम मिलके मुल्क के मसाइल हल करेंगे। और अगर ये ऐसा ना 2-3 हुआ तो महीने के अरसे के बाद जब बजट पास हो जाएगा, तो क्या वो आपके जो पार्टनर्स हैं जो इस वक्त बोझ नहीं ले रहे, वो आपको ज्वाइन इन करेंगे कैबिनेट में? मेरे ख्याल से हम तो उनको दावत देते रहेंगे और हमारा ये ख्याल है और रहेगा कि अगर वो शामिल होते हैं तो उससे मजबूती होगी कोalition की। बहरहाल ये उनका फैसला है, हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक नियति से बढ़ रहे हैं और इस उम्मीद पे हमें पूरी सपोर्ट है पीपल्स पार्टी की। हमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो मिडवे जाके या 2 महीने बाद जाके इस कोalition के लिए कोई खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि उनको भी इदराक है कि मुल्क कितने नाजुक हालात में है और मुल्क को किस तरफ जो है वो बढ़ना है और फैसले मुश्किल भी लेने हैं। तो उसकी भी वो तभी मुमकिन होंगे जब उनकी सपोर्ट होगी और हमें यकीन है कि वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आप लोग जो है इस वक्त बड़ी कमजोर पोजीशन में है, अलबत्ता पीपल्स पार्टी शायद स्ट्रांग पोजीशन पे खड़ी हुई है। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोगों का क्या प्लान है? ठीक है, हम जानते हैं कि आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि IMF को लेटर लिखा गया और मशरूत कर दिया। आपने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि फंड रोके, हमने कहा कि इंक्वायरी कराएं क्योंकि गारंटी दी गई थी, तो फिर उसके बाद आप इसके साथ बातचीत करें। लेकिन IMF की टीम बहरहाल पाकिस्तान आ गई। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्या लाहे अमल क्या है? कोई प्लान है आप लोगों का रमजान के बाद, ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज का? देखिए ऑलरेडी 23 मार्च का अनाउंस हो चुका है, हमारा एक एहतजाजी प्रोग्राम है, 23 मार्च का जलसा है, उसमें लाएअमल का ऐलान होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए हम सबको पाकिस्तान की फिक्र है, हम सब पाकिस्तानी हैं और स्पेशली हम वो लोग जिनके सब कुछ पाकिस्तान में है, वो उनको ज्यादा फिक्र है। अब मसला ये है कि ये हुकूमत बहुत कमजोर है। ये जो IMF के जो फैसले है, ये अगर करती है तो अवाम नहीं छोड़ेगी, नहीं करती है तो IMF नहीं छोड़ेगी। तो ये तो एक सैंडविच बन चुकी है गवर्नमेंट। और ये जो इनके अपने इत्तेहादी हैं, वो भी उसमें है कि किस तरह PMLN को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक दौर में पंजाब में उनके ठीक ठाक अक्सरियत थी, आज वो पंजाब में ख़त्म होती गई है। तो वो पंजाब में अपनी जगह बनाने के लिए वो चाहेंगे कि जितना टफ टाइम दे सके PMLN को, जितना ख़राब कर सके वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे। और ये इसी तौर पे शुरू से एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं और आप देखेंगे कि ये किस तरह गेम खेला जा रहा है इनके साथ, वरना नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बन जाते। इस गेम में आप तो हिस्सेदार नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की जरूरत थी जिसको आवाम की सपोर्ट होनी थी। ठीक है, चले वो अगर फैसले मुश्किल करती तो आवाम उसके पीछे खड़ी होती। हाँ। आज आप देखें इनके पीछे आवाम खड़ी नहीं होगी, किसी सूरत में नहीं खड़ी होगी इनके। ठीक है, लेकिन मुझे आपने शौकत यूसुफजई साहब, मेरे वक्त की कमी है, लेकिन आपने गेम का जिक्र किया कि इनके साथ गेम खेली जा रही है। गेम तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी खेली गई है। मैं वो ट्वीट पढ़ लेती हूँ साहबजादा हामिद रजा साहब का, कि जो उन्होंने कहा कि PTI के दोस्त अपने मामला घर में ही हल करे तो बेहतर है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैं किसी भी टॉक शो में बैठ गया तो बहुत कुछ बोल दूंगा, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने मना किया कि वो कुछ बोलेंगे नहीं। मुझे बताएं कि ये क्या मामला हुआ? मुझे तो लग रहा है कि गेम आप लोगों के साथ खराब हुई है इस टाइम बहुत बुरी तरीके से। देखिए हमारे कोई ऑप्शन नहीं था,
एक मुश्किल सिचुएशन थी और उस ऑप्शन नहीं था, तभी तो जाके हमने ये फैसला किया था। अब मेरे ख्याल से हमारी पार्टी के जितने भी सीनियर लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर नए लोग आए हैं और वही पार्टी को डील कर रहे हैं, तो मेरी उनसे भी गुज़ारिश होगी कि वो ऐसे कोई बयानात ना दें, ना ही इस तरह कोई मामलात को अभी आप लोगों के खराबी की रिजर्वेशंस तरफ। हैं साहबजादा साहब के साथ? नहीं, नहीं, हमारे उनके साथ क्या हो सकती है? हमारे क्या रजिस्ट्रेशन हो सकती है? हम एकमोडेट हुए हैं, हम उधर गए हैं, फैसला हमारा अपना है, किसी का फैसला तो नहीं है कि किसी ने किया है या हम पे किसी ने फैसला मुसर्रद किया। अच्छा है, बुरा है, हमने खुद किया है। ये पहले से हमें सोचना चाहिए कि हम उधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप अगर गए हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए ठीक है, और ये आप एक-दूसरे को गए हैं कि मोटिव। भेजे गए हैं? नहीं, हम खुद हमारा फैसला किया, हमारी पार्टी ने फैसला किया, लेकिन देखो अच्छा है, बुरा है, मैं तो ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हमारे पास ऑप्शन तो नहीं था ना, किसी न किसी पार्टी में तो हमने जाना था। तो हम किसी पार्टी में भी चले जाते हैं, हमें हमारा यही सलूक होना चाहिए, क्योंकि ये जिस ठीक, तरीके से इलेक्शन कमीशन शुरू से एक सही। मुतासिबाना रवैया रख रहा है पीटीआई के साथ, तो उसने तो हमें वैसे भी चलें, कुछ यानी देना तो यानी था आप नहीं। एडमिट भी कर रहे हैं शौकत यूसुफ सईद साहब के कुछ गलतियां और कोताहियां आप लोगों से बड़ी जल्दी में हो गई हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब और शौकत यूसुफ सईद साहब। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है और वो ये है कि हुकूमत जो है वो अभी भी बड़ी वीक पोजीशन पे खड़ी हुई है। यानी मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये लास्ट दो आप जो वाक़यात हुए हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसमें इजाफा इस तरह हो जाएगा हुकूमत की मुश्किल में कि अगर JUIFA जो ऐलान कर चुकी सड़कों पे आने का और उसके साथ प्लस मिल जाते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो फिर तो मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन अलबत्ता इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि IMF का वक्त यहाँ पर मौजूद है और बातचीत का दौर जो है वो एक तसलसल के साथ जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में 52 नंबर पर आ गया है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों अफराद ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लाखों बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ऐसे में मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए अरबों रुपए लगाकर आम इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए तगोदो की गई, कराए भी गए ताकि मज़ीद कर्ज लिया जा सके। अब इलेक्शन के बाद नई काबीना की तश्कील के साथ ही IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका और मुज़ाकरात में वही डू मोर का रिवायती मुतालबा, यहाँ तक कि वजारत ख़जाना की तरफ से दावा किया गया था कि IMF के तमाम मुतालबात पर काम मुकम्मल हो चुका, जबकि IMF ने निजकारी प्लान तलब करते हुए वाजे किया कि हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी टारगेट देना अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। अब इस पिक्चर में पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं ये आने वाला वक्त बताएगा कि टैक्सेस की भरमार होती है और महंगाई का जिन बेकाबू होता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान महंगाई के जिन को बोतल में वापस बंद करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। सरदस्त IMF ने मुतालबा किया है कि सूबों के NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाए और खसारे में जाने वाले रियासती इदारों की निजकारी की जाए। कहीं टैक्सेस की शरह बढ़ाने और कहीं सब्सिडी ख़त्म करने और पेंशन के मामले को गोल करने की बात भी की जा रही है। अब एक ऐसा मुल्क जहां डॉलर 300 की हद को छूने जा रहा हो, पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत एक आम दिहाड़ीदार शख्स की पहुंच से बाहर हो, मुल्क पर 130 अरब डॉलर्स के कर्जे हों और सरमायाकार के लिए नए अपॉर्चुनिटीज तैयार ना हों और मुल्क का नौजवान तबका अपनी जायदाद और घर बार फरोख्त करके मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहा हो, इस मुल्क पर कर्जों का मजीद बोझ लादना नागुज़ीर क्यों है? अब सवाल यह है कि क्या IMF पैकेज पाकिस्तान के अवाम के लिए किसी रिलीफ का बाइस बन सकता है और क्या रियासती इदारों की निजकारी मईशत को संभाला देने का आखिरी हल है या फिर नहीं? इस पर हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं, ये हम अब ज़रा बातचीत कर रहे हैं, IMF का वफ्द आन पहुंचा है और तबादला ख्याल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। क्या कोई किसी तौर भी, मैं आम फहम ज़बान में पूछूंगी, कोई आम आदमी के लिए हुकूमत कोई पोर्शन रखेगी रिलीफ का इस डायलॉग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत ही सोबरिंग पिक्चर पाकिस्तान की सामने रखी हुई है, जिसमें बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई पावर्टी, हमारे एक मुश्किल सोशल इंडिकेटर्स,
अभी मैं देख रहा था, आप एक और चीज़ देखेंगे, पाकिस्तान का भी एक HDI की जो वर्ल्ड रिपोर्ट आती है उसमें पाकिस्तान का नंबर 161 की बजाय 164 पे चला गया है। आई थिंक टोटल 180 या 90 कंट्रीज होती हैं सार्क रीजन में। अफगानिस्तान के बाद वी आर अमंग द लोएस्ट। पिछले 2 साल में जो इन्फ्लेशन हुई 29% और इस दफ़ा तकरीबन 24-25% एवरेज। सो ऑब्वियसली ये एक बड़ी सोबरिंग पिक्चर है पाकिस्तान की। और ये सोचिए, जब आप IMF का जिक्र करती हैं, IMF is the doctor of the ICU, IMF is the lender of the last resort। जब मुल्क अपनी मईशत पे, अपनी इकोनॉमी पे जो ड्राइविंग सीट है उस पे काबू छोड़ देते हैं, उसका मतलब यह है कि हमें 25 अरब डॉलर चाहिए बाहर से, हम खुद नहीं जमा कर सकते IMF की अम्ब्रेला के बगैर। तो हम 24वीं दफ़ा अपनी क्या 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में 24वीं दफ़ा ICU के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हमें सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हम मुल्क को कहाँ ले आए हैं। 21 प्रोग्राम मैडम उनमें से इनकम्प्लीट छोड़े हुए आ रहे हैं और इस वक्त जा रहे हैं IMF के पास, जबकि ग्लोबल टेलविंड भी हमारे साथ नहीं है। याद रखिए कि जो हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स थे, जिस पे हमने बहुत सी हमें एड मिल जाया करती थी, वो भी हमारे साथ नहीं है। हमारे दोस्तों ने भी हमें ये कहा है कि आप IMF के पास जाइए तो हम भी आपके जो लोन्स हैं उनको रिव्यू कर लेंगे, रीप्रोफाइल कर लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब ये आपने जो बात रखी है रिलीफ की, देखिए आने वाले दिनों में बहुत कम रिलीफ सवाए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जिसमें इस वक्त 467 अरब रुपए 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को दिए जाते हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा रिलीफ जो है वो देना मुमकिन नहीं है। उस पर भी IMF ने अपनी रिजर्वेशन शो की है खान साहब। अब देखिए बात यह है कि IMF की रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है, अगर आप 21 दफ़ा एक लेंडर के पास अपने प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ के आए होंगे तो मुझे आप पे तशवीश तो होगी ना कि क्या आप ऐसा करते हैं कि आप प्रोग्राम में आते हैं, उसके बाद 3-4 किस्तें लेते हैं और फिर प्रोग्राम छोड़ के चले जाते हैं। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी में 2013-16 के अलावा कभी भी कोई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है उसको कंप्लीट नहीं किया। और वो फैसिलिटी मैंने चूँकि पाकिस्तान के लिए उस टीम का मैं कलीदी रुकन था और हमने एंकर की थी और इंश्योर किया था कि हम उसको कंप्लीट कर सकें। अगर आप इस तरह सोचेंगे। हाँ, जी आप बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपने 13-16 का जिक्र किया, डार साहब उस फ्रेम में मौजूद थे जब हमने कोशिश की, काविश की कि हम मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर दें, IMF को टाटा बाय बाय बोल दें। अब सिचुएशन बड़ी चेंज्ड है। डार साहब वैसे तो ही इज़ नॉट पॉपुलर इन टर्म्स के वो शायद IMF के साथ अच्छे से डील कर सके। लास्ट टाइम भी हमने देखा PDM की गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो अब वो पिक्चर में नहीं है, आउट है। अब एक नया प्लेयर जो है वो इन कर दिया गया, टेक्नोक्रेट। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि टेक्नोक्रेट्स के स्टेक्स नहीं होते पॉलिटिकल, डार साहब के तो पॉलिटिकल स्टेक्स थे क्योंकि वो एक पार्टी से बिलोंग करते, तो अब कितना चेंज आएगा? देखिए मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को पहले तो फैसला ये करना है कि आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं। IMF सिर्फ आपको एक रूम फ्रेम देता है, ब्रीदिंग रूम, उसमें आप वो पॉलिसीज ला सकते हैं जिससे वाकई कोई तब्दीली आए। पहले तो ये क्लियर कर लें। दूसरा ये है कि IMF जो है वो आपके कलीदी मसाइल हल नहीं करेगा। आप पहले अपना कोई प्लान लिखिए और हमें बताइए कि वो प्लान क्या है, फिर IMF से बात कीजिए। आप बताइए कि आपने अपने रिफॉर्म मेजर्स क्या रखने हैं। मैं हमेशा मुल्कों को मैडम ये कहता हूँ, बहुत सी कंट्री अथॉरिटीज़ को ये कहता हूँ कि कंट्रीज नो देयर कंट्री बेटर देन द फॉरेनर्स हु कम टू योर कंट्री फॉर 10 डेज। सो अगर इस तरह सोचेंगे और फिर ये सोचिए कि सामने 8-10 PhDs आज बैठे होंगे आपके, वो सारे हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, कई ममालिक पर काम करके आ रहे हैं। आप अपनी वो टीम रखिए जो कि टेक्निकली उनको हैंडल कर सके, बिकॉज वो इकोनॉमेटिक मॉडलिंग पे बेस्ड एक प्रोग्राम आपके सामने सही है। मैं छोटे-छोटे 2 सवाल आपके साथ कर लेती हूँ खान साहब। एक तो निजकारी के ऊपर बहुत देर से हमारे मुल्क में बात चल रही थी कि जो इदारे खसारा दे रहे हैं उनको निजकारी की तरफ ले जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कितनी ज़रूरी है इस सिचुएशन में, क्योंकि IMF ने भी डिमांड कर दिया है। और एक छोटा सवाल एक आम आदमी की नज़र से ये है कि मैं तो ऑलरेडी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा दे रही हूँ अपनी हैसियत से बढ़ के, गैस आती नहीं लेकिन बिल आते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस बढ़ गई है और खाने पीने की अशिया जो है वो जो बजट पहले किचन का हम रखा करते थे उससे बहुत ज़्यादा हो गया। इन बोथ केसेस ये कैसे मुमकिन है कि जो गवर्नमेंट पूरा मैंडेट लेकर भी नहीं आई है, पार्टनर्स के साथ एक पोजीशन में है, बड़ी वीक पोजीशन में है, वो कैसे मीट करेगी तमाम तर क्राइटेरियाज को? और प्राइवेटाइजेशन कितनी ज़रूरी है?
2010 में मैंने हुकूमत में एक किताब लिखना शुरू की, 2013 में कंप्लीट की थी वो पहली किताब। तब मैंने कहा था कि 167 यानी कि टोटल तकरीबन हमारे पास इस वक्त कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो एक बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। पीआईए का 2013 का नुकसान मैं अभी पढ़ रहा हूँ 45 अरब था, इस साल 100 अरब को क्रॉस कर जाएगा। पावर सेक्टर का 2013 में जो सर्कुलर डेट था वो 500 अरब था, इस वक्त वो 2500 अरब रुपया है। गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट जो नुकसान है सिफर था 5 साल पहले, आज 2900 है। टेलीकॉम एक सेक्टर है जिसको प्राइवेटाइज किया है। मैं कभी पेरिस में से भी आपसे बात करता हूँ, आपको नहीं मालूम होता, और कभी लाहौर से भी करता हूँ, बट आई गेट द सेम स्पीड बिकॉज ये एक प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी में है। आपने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मेरा मोबाइल का बिल डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा आ गया है, पर आप बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल, इन तीनों पे खाइफ हैं, एफिशिएंसी पे भी खाइफ हैं। अब तय कर लीजिए कि आपने प्राइवेटाइजेशन करके क्या फ़ायदा उठाया और ना करके 5700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा किया हुआ है। सारे अदारे जो टॉप 10 लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, 7 उसमें से डिस्कोज हैं, आज भी 2013 में भी यही था। प्लीज़ ये तय कर लें, निजकारी किए बगैर आप किसी तरह भी हुकूमत के पास ये ना सकत है, ना ही हुकूमत सीईओज या बोर्ड्स अपॉइंट कर सकती है, ना ही आर्म्स लेंथ पर इनको चला सकती है। पर हैविंग सेड दैट, मैं एक समझदार पॉलिसी मेकर हूँ, निजकारी पनेशिया नहीं है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, पॉलिसी मेकिंग, ये सब हुकूमत को साथ करना पड़ेगा। आखिर में हमेशा ये कहता हूँ, रिपीट करूँगा, पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेशंस हैं। एक चैनल पे अच्छे लोग आएंगे, एक चैनल अच्छा चलेगा। आप पुअर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स रखेंगे, कम पैसे देंगे, तो एक चैनल कभी भी अच्छा नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर भी इसी तकलीफ में है, इस तकलीफ को दूर कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। और एक बात नाजरीन वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अरबों रुपए आप लोग ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिससे शायद आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा ख़जाने पे बोझ पड़ रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पेंशन्स का भी है, लेकिन बहरहाल इस पर भी IMF ने रिजर्वेशन शो की है और उसको भी केटर करने का कहा गया है। लेकिन हुकूमत इस वक्त जिस पोजीशन में है वो ये आखिरी किस्त लेने के बाद स्टैंड बाय प्रोग्राम की एक लॉन्ग टर्म मुआहदे का सोच रही है। अब उसके नतीजे में कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा हम आज की इस गुफ्तगू से लगा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काविशें अमेरिका में रंग ले आई। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो चुके हैं, मगर इन इलेक्शंस को लेकर जहां मुल्क की सियासी जमातें धांधली का शोर मचा रही हैं और अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं, वहीं अमेरिका और बरतानिया जैसे आलमी ममालिक भी पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर कई बार वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात उनका अंदरूनी मामला है, ताहम हम ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात की जाए। मगर अमरीकी सियासी जमात डेमोक्रेटिक से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेग किसान ने कुछ दिन पहले सदर जो बाइडन के नाम खत लिखा कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में धांधली की तहकीकात कराई जाए और जब तक साफ शफाफ इंतखाबात की तहकीकात नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तानी हुकूमत से ताल्लुकात इस्तवार न किए जाएं। इस खत पर 30 अरकान कांग्रेस ने दस्तखत किए और अब इस खत को बुनियाद बनाकर अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में धांधली की समाअत भी की जा रही है, जिसकी डेट भी फाइनल कर दी गई है। इस समाअत में गुज़श्ता दिनों अमेरिकी तर्जुमान डोनाल्ड लू को बुलाकर अमेरिकी नुमाइंदगान की कमेटी में सवाल जवाब किया गया और उनसे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात के हवाले से सवाल जवाब भी किए गए। अब हालिया इंतखाबात को लेकर अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर की एक ज़ेली कमेटी पाकिस्तान में इंतखाबात, जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाकिस्तान में अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के मौज़ूआत को लेकर समाअत करेगी। अमरीकी तर्जुमान का कहना है कि ये समाअत रूटीन का मामला है, मगर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हायर की गई लॉबिंग फर्म्स का ये कमाल है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस पर अमरीकी कांग्रेसमैन जो है वो समाअत करने का मुतालबा कर रहे हैं और ये समाअत होने भी जा रही है। इस समाअत और समाअत के नतीजे में आने वाली तहकीकात से क्या सवाल ये है
कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर हो सकते हैं और इससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कोशिशें और काविशें हैं उसके नतीजे में क्या वो सब कुछ हो सकता है जो वो चाह रहे हैं। हमने दावत दी इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मौजूद है नजमुद्दीन शेख साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है कि 20 मार्च को जो है वो बाकायदा इस पर समाअत की जाएगी और ज़ेली कमेटी बैठेगी और इस पर डोनाल्ड लू को भी उन्होंने बुलाया था, दोबारा भी बुलाएंगे, सवाल जवाब होगा। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई वो करिश्मा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग फर्म्स हायर करके किया? जी नहीं, ये देखिए अमेरिका में इस किस्म की चीज़ें जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, सेनेट के हों या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं हो, वो नज़र रखते हैं ख़ास तौर पे सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो साउथ एशिया के साथ डील करते हैं या सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया के साथ डील करते हैं, वो इस किस्म के सवाल उठाते हैं और इस पे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट जो है अपने नुमाइंदे जवाब देने के लिए भेजती हैं। अभी इन्होंने वाजे कर दिया है, स्टेट डिपार्टमेंट ने वाजे कर दिया है कि वो सवाल जवाब के लिए डोनाल्ड लू को अवेलेबल करेंगे और उनसे सवाल जवाब होंगे, लेकिन उसमें मुझे नज़र नहीं आता कि कोई ऐसी चीज़ कही जाएगी जो हमारे रिश्ते पे असरअंदाज हों। ये ज़रूर है कि हम अकेले नहीं हैं और ये हमें समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। ये बहुत सारे ममालिक के साथ अमेरिकन कांग्रेस में और अमेरिकन कांग्रेस से मुराद सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, दोनों में इस किस्म के सवालात उठाए जाते हैं और ये एक इंक्वायरी होती है जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट को जवाब देने पड़ते हैं और स्टेट डिपार्टमेंट ने वाजे कर दिया है कि वो समझते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान में वो एक पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है और लेकिन वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन शफाफ हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हुए हैं। इस पे अगर तहकीक पाकिस्तानी कानून के मुताबिक करवानी है तो वो होनी चाहिए और हम इस पे नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शेख साहब, क्या अमेरिकी कांग्रेस की जो कमेटी है जो उसकी समाअत करेगी, क्या वो प्रेशराइज कर सकती है पाकिस्तान को कि वो किसी तरह जो है वो इस पर नज़रसानी करें, नताइज को दोबारा देखें या फिर इसकी शफाफियत पर एक्सप्लेनेशन दें? देखिए, वो होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम खुद इतने सवालात उठा रहे हैं और हमारे अपने अखबारों में इतने सवालात उठाए जा रहे हैं कि साहब ये रिगिंग हुई है, किस नौइयत की रिगिंग हुई है वगैरह, ये सवाल तो उठ रहे हैं। तो ये वहाँ पे भी उठेंगे, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम हो और जो हुकूमत है उसको मौका दिया जाए कि यहाँ पे इक्तिसादी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो लाए जाएं। अब ये हम पे मुनहसर है कि हम किस तरह इसको अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और अगर हम इसमें कामयाब हुए तो फिर ये अमेरिकन इंक्वायरी जो है ये उसी नौइयत की रहेगी जो कि वो दूसरे ममालिक के साथ बहुत मर्तबा कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नजमुद्दीन शेख साहब, आपने वक्त निकाला। यानी ये तासुर सामने आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लॉबिंग फर्म्स हायर की गई थी, क्या ये उसके नतीजे में हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं कि कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसे ओन भी कर रहे हैं कि ये हमारी कोशिशों और काविशों की वजह से हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो हमें बताया गया है नजमुद्दीन शेख साहब की जानिब से वो ये है कि एक रूटीन का मामला है
और जाहिर है कि इस पे बातचीत होगी, जब वो डोनाल्ड लू को बुलाएंगे उस पर क्वेश्चंस होंगे और फिर इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इससे मुतासर होंगे, तो उसके लिए वो स्टेटमेंट ही काफ़ी है मैथ्यू मिलर की, कि उन्होंने कहा ये अंदरूनी मामला है, हाँ साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।